हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। हम लोगों को पता है कि जो हमारा सामाजिक विज्ञान है वो 4 खंड में विभाजित है। खंड का आपका इतिहास है, खंड का भूगोल, खंड का नागरिक शास्त्र और खंड का जो है आपका वो अर्थशास्त्र है। तो बच्चों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का खंड का यानी इतिहास का जितने भी महत्वपूर्ण, ठीक है, आपके बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सारा कुछ इस एक वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आपके इतिहास खंड से आपको पता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो बहुविकल्पीय हो या लघु उत्तरीय हो या दीर्घ उत्तरीय हो। आपका खंड का जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो खंड का में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग खंड का यानी हिस्ट्री को। और ये आपका अध्याय 1 से और 5 तक है। ठीक है, तो इसके सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो देखिए बच्चों, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, तो मैटरनिक, काबूर, ठीक है, बिस्मार्क, मेत्सनी। तो बच्चों, ये बात जो है वो मैटरनिक ने कही थी। ये जो है एक बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप के सभी देशों को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो आपका ऑप्शन का करेक्ट है और हम इस पे टिक करेंगे और जो सही ऑप्शन है हम उसे ही बोर्ड परीक्षा में जो है फिल करेंगे। जो आपका सीट होता है ना फिल करने वाला, तो सही ऑप्शन को फिल करना है। प्रश्न नंबर 2 है, फ्रांस की क्रांति कब हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, दिस क्वेश्चन कम्स इन बोर्ड एग्जाम अगेन एंड अगेन, बार बार ये पूछता है। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई, 1788, 1789, 1790 एंड 1787। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, यानी आपका ऑप्शन खा सही है और इस पे टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। वह है यानी राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो बच्चों, यूरोप में जो राष्ट्रवाद है वो सबसे पहले फ्रांस से शुरू हुआ, यानी आपका ऑप्शन ग सही है। इसलिए फ्रांस को इतनी जो है इंपॉर्टेंस, इतना महत्वता देते हैं, क्योंकि फ्रांस से ही बच्चों आपका राष्ट्रवाद शुरू हुआ था यूरोप का। प्रश्न नंबर 4 है, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। अब जर्मनी का एकीकरण किसको दिया जाता है, ऑटो वान बिस्मार्क, काइजर विलियम प्रथम, हिटलर, मेत्सनी। तो बच्चों, जर्मनी का एकीकरण जो है वो बिस्मार्क, ऑटो वान बिस्मार्क की बहुत मुख्य भूमिका थी, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट है और इस पर टिक करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। ठीक है, अब इटली का एकीकरण देखो, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखना। जर्मनी के एकीकरण की बात होगी तो ऑटो वान बिस्मार्क, लेकिन जब इटली का एकीकरण की बात आएगी तो इसमें एक थे ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। कभी कभी केवल गैरिबाल्डी ही देता है, तो आप ये ध्यान रखना, जहां गैरिबाल्डी अब देखना यहाँ टिक कर देना, यानी आपका ऑप्शन का करेक्ट है और इस पे हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 है आपका। प्रश्न नंबर 6 है, नेपोलियन की पराजय कब हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपोलियन की पराजय किस सन में हुई, यानी कब हुई, 1814 ईस्वी, 1815 ईस्वी, 1816, 1817। तो बच्चों, नेपोलियन की पराजय 1815 ईस्वी में हुई थी। बहुत ही महान राजा था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, फ्रांस का एक कह लीजिए पराक्रमी राजा, जैसे अपने यहाँ बहुत सारे राजा हुए, अशोक, चंद्रगुप्त महान जो है, तो इसी तरीके से नेपोलियन भी फ्रांस का एक बहुत ही पराक्रमी राजा था, लेकिन उसकी भी पराजय सन 1815 ईस्वी में हुई थी। तो ये ध्यान रखना, ये इस पे टिक करना है। फिर प्रश्न नंबर 7 है आपका नेक्स्ट, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो अभी आपने पढ़ा है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका थी, तो यानी उसका संबंध जर्मनी से था। ठीक है, आपका ऑप्शन खा सही है और इस पे टिक करेंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। ठीक है, 1789 ईस्वी में जो फ्रांस था वो किस प्रकार का राज्य था, असीमित राजतंत्र,
सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र या फिर गणतंत्र? तो बच्चों 1789 ईस्वी में फ्रांस एक सीमित राजतंत्र था, यानी आपका ऑप्शन ख सही है और इस पे टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, ज्यूसेपे मेत्सिनी का संबंध था, यानी ज्यूसेपे मेत्सिनी का संबंध किससे था? इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से या फिर फ्रांस के राष्ट्रवाद से? तो बच्चों आपका ऑप्शन का सही है, इटली के एकीकरण से मेत्सिनी का संबंध था। आपका ऑप्शन का करेक्ट है और इस पे टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 10 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी के नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया गया? यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था उसमें महात्मा गांधी ने जो है एक नमक कानून तोड़कर, ठीक है, विरोध किया था, तो उसको इतना महत्व क्यों दिया गया? तो इसका ऑप्शन है, नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था, उपयुक्त में से सभी। तो बच्चों ये ध्यान दीजिए, नमक जो है उसका प्रयोग अमीर गरीब सब लोग करते हैं, यानी सभी लोगों के घरों में नमक का प्रयोग जो है भोजन में किया जाता है, तो इस पर किसी कानून का अधिकार नहीं होना चाहिए था। इसलिए जो है गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से ज़्यादा जो है महत्व इन नमक कानून को तोड़ना जो है बताया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 11 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो कब चलाया गया? 1920, 1927, 1930, 1935। तो बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में चलाया गया था, यानी आपका ऑप्शन ग सही है और इस पे टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? ये प्रश्न तो मेरे ख्याल से सबको आता होगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा? तो बच्चों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या कभी कभी बंकिम चंद्र चटर्जी आता है, तो आपका ऑप्शन का सही है और इस पे टिक करेंगे। ठीक है, इनके द्वारा जो है वंदे मातरम गीत लिखा गया। प्रश्न नंबर 13 है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? यानी जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, यानी सरकार की किसी नीतियों में सहयोग ना करना, तो ये जो है इसका मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन या फिर द्वितीय विश्व युद्ध? तो बच्चों इसका प्रमुख कारण था खिलाफत आंदोलन, यानी आपका ऑप्शन ग सही है और इस पर टिक करेंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? बहुत ही मशहूर है, हम इतिहास के पन्नों में चौरी चौरा कांड, ठीक है, यानी जब गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था तो कुछ क्रांतिकारी जो है प्रदर्शन कर रहे थे सड़कों पर, और ये गोरखपुर के एक चौरी चौरा नामक स्थान की घटना है। वहाँ पर जो है जब क्रांतिकारियों द्वारा प्रदर्शन हो रहा था तो पुलिस ने उसका विरोध किया, तो क्रांतिकारियों ने उग्र होकर कई जो है पुलिस वालों को थाने में बंद करके आग लगा दी थी, करीब 20-22 पुलिस वाले जलाए गए थे जिंदा। तब से जो है ये चौरी चौरा कांड बहुत मशहूर है, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। ठीक है, तो ये 1920, 1921, 1922 या फिर 1925। तो बच्चों ये घटना जो है 1922 ईस्वी की है, आपका ऑप्शन ग सही है। और इसी घटना से जो है, इसी घटना के कारण गांधी जी ने जो है फिर वो असहयोग आंदोलन अपना समाप्त कर दिया था। प्रश्न नंबर 15 है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? यानी जो हिंद स्वराज है उस पुस्तक के लेखक कौन है? सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस? तो बच्चों हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक गांधी जी हैं, आपका ऑप्शन ग सही है और हम इस पे टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? आई थिंक वेरी इजी क्वेश्चन, सबको पता होगा। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले? तो बच्चों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा मिला है और उन्हें राष्ट्रपिता कहकर पुकारा जाता है, आपका ऑप्शन का सही है। चलिए प्रश्न नंबर 17 आप देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन में हुई? 1885, 1904, 1857, 1855? तो बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, यानी जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, करीब उससे 60-62 साल पहले ही कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 18 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस कथन को किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी?
तो बच्चों ये स्लोगन जो है, ये नारा बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है, कि स्वराज जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार था, यानी फ्रीडम इज माय बर्थ राइट, और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। प्रश्न नंबर 19 है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ, यानी जो वैश्विक आर्थिक महामंदी यानी वैश्विक महामंदी आई थी, उसका प्रारंभ कब से हुआ? 1919, 1924, 1929, 1934। तो बच्चों 1929 ईस्वी में, आपका ऑप्शन गा सही है और इस पे टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 20 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन, जेनेवा, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रिया। तो बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में स्थित है। आपका ऑप्शन गा सही है और इस पे टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 21 है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो कब प्रारंभ हुआ? 1914, 1939, 1919, 1942। तो प्रथम विश्व युद्ध बच्चों 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। आपका ऑप्शन का सही है, इस पे टिक करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 22 है आपका बहुविकल्पीय से, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? ठीक है, औद्योगिक क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किस देश से प्रारंभ हुई? अमेरिका, यूएसएसआर यानी रूस, इंग्लैंड, चीन। बच्चों आज के समय में जैसे सुपर पावर अमेरिका है, ऐसे किसी समय में ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड था, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति वहीं से शुरू हुई थी। आपका ऑप्शन गा सही है और इस पे टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 23 है, पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी, यानी पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? रोम, इटली, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया। तो बच्चों पुनर्जागरण की शुरुआत सर्वप्रथम इटली से हुई, यानी आपका ऑप्शन खा सही है और इस पर टिक करेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 24 है, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? वैज्ञानिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक। तो बच्चों पेरियार रामास्वामी समाज सुधारक थे। आपका ऑप्शन गा सही है और इस पे टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 25 है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? यानी जो एक पुस्तक है ना गुलामगिरी, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, तो इसके लेखक कौन है? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, कैलाश वासिनी देवी, रामास्वामी नायकर यानी पेरियार। तो बच्चों इसके जो लेखक हैं वो महात्मा ज्योतिबा फुले थे, यानी आपका ऑप्शन खा सही है, गुलामगिरी, ठीक है, ये इस पे टिक करेंगे। तो ये बच्चों 25 आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बहुविकल्पीय से, आपके खंड का यानी इतिहास से। हमें इन 25 प्रश्नों को तैयार कर लेना है। तो समझ लो जो 20 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय, उसमें से आपने कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तैयार कर लिया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अभी तैयार कर लो। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय कौन कौन से प्रश्नों को तैयार करना है। तो बच्चों सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ? ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी ये वीआईपी की कैटेगरी में, इनको अभी तैयार कर लो। वीआईपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ? दूसरा क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते के प्रावधानों का वर्णन कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है? यानी सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3, इस पे प्रकाश डालना है। प्रश्न नंबर 4 है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसको तैयार करना है इतिहास से, हिस्ट्री से। प्रश्न नंबर 5 है, 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछता है जो है बोर्ड एग्जाम में, इसको भी तैयार कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगभग ये दोनों क्वेश्चन सेम हैं, ठीक है, एक तैयार कर लोगे तो दूसरा आपका तैयार हो जाएगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से ढंग से पढ़ लेना। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? यानी ब्रेटन है, ब्रेटन वुड्स, ठीक है, समझौते का क्या अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लो लघु उत्तरीय से। क्वेश्चन नंबर 8 है, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए, यानी जो महामंदी आई थी, आर्थिक महामंदी पूरे विश्व में, उसका क्या प्रमुख कारण था, क्या रीजन था? तो इसके कारणों का उल्लेख करना है, ठीक है, इस पे व्याख्या करना है। तो ये प्रश्न तैयार कर लीजिए। प्रश्न नंबर 9 है,
ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा भारत पे नियंत्रण कर लिया था तो उसका बुनकरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, यानी छोटे छोटे जो बुनकर थे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बच्चों आप लोग के पास बुक है तो ये बुक से तैयार कर लो, स्वयं का नोट्स बना लो। बुक नहीं है तो किसी क्वेश्चन बैंक से इसको तैयार कर लो। वो भी नहीं है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको सारा आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्टिन लूथर कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है इतिहास का मार्टिन लूथर। उसका मुख्य योगदान क्या था? ठीक है, जैसे आपके यहाँ समाज सुधारक में डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, उन्होंने संविधान लिखा और उन्हीं के कारण आज सभी लोगों को समानता मिली है। ऐसे ठीक है, यूरोप में जब बहुत ज़्यादा धर्मवाद व्याप्त था, यानी सारे जो नियम कानून हैं वो चर्च द्वारा होते थे सारे फैसले, उस समय मार्टिन लूथर ने कहा नहीं, एक संविधान होना चाहिए, कोर्ट होना चाहिए, कानून होना चाहिए और कानून के अंतर्गत लोगों को न्याय मिलना चाहिए। तो सबसे पहले एक प्रकार से कह लीजिए कि मार्टिन लूथर ने ही जो है कानून बनाने की प्रक्रिया, संविधान को एक जो है नींव प्रदान किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, ये 10 आपके थे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। ठीक है, आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न तैयार करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। ये VIP की कैटेगरी में, इसको अभी तैयार कर लो भैया, ये समझ लो क्वेश्चन रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया? उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने का प्रमुख कारण क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो खिलाफत आंदोलन के कारण यह असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और गांधी जी ने जो चौरी चौरा कांड हुआ था, अभी मैंने आपको वर्णन भी किया है पहले कि चौरी चौरा कांड की वजह से जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे और जब भीड़ हिंसक हो गई, उसने पुलिस वालों को जला दिया, तो उन्होंने जो है दुखी होकर यह आंदोलन समाप्त कर दिया था। प्रश्न नंबर 3 है, महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोनों ऐसे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि बच्चों अगर आप लोग UPSC वगैरह के लिए भी जाते हो तो ये आपको वहाँ भी मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से तैयार करो, ना केवल बोर्ड एग्जाम के लिए बट आपके फ्यूचर के लिए, कि आप अगर आगे पढ़ाई जारी रखते हो तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए किन्हीं दो प्रवाहों को स्पष्ट कीजिए। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों ने 2 प्रवाह बताए थे, ठीक है, पूंजी के जो प्रवाह होते हैं उनका वर्णन कीजिए, उनको स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न नंबर 5 है, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है? यानी जो राष्ट्रवाद है उसका क्या मतलब है? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई? ठीक है, तो ये भी 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तैयार कर लो। अगर बच्चों ये सिलेबस इतना बड़ा है सामाजिक विज्ञान का, आप पूरे बुक से पढ़ोगे तो नहीं तैयार कर पाओगे, इसलिए जो मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अभी तैयार कर लो। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दिया है, समझा दिया है, इनको अच्छे से तैयार कर लो। खंड खा में मैं आपको भूगोल पढ़ाऊंगा कि भूगोल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, उनको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद। हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार मैं अपने YouTube चैनल विशाल लेक्चरर पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th का भूगोल का, यानी जियोग्राफी से आपके अध्याय 1 से और 7 तक, यानी टोटल 7 चैप्टर हैं, उसके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मैं सारे क्वेश्चंस को इस 1 शॉर्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो बच्चों ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में 100% आने ही आने हैं, इनको अभी से तैयार कर लो, क्योंकि आपको भी पता है कि सामाजिक विज्ञान का सिलेबस बहुत लंबा है। इससे पहले मैंने इतिहास
इतिहास का जो है वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, इतिहास के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। आज मैं भूगोल का सारे बहुविकल्पीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को अभी से तैयार कर लो ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से होती रहे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबसे पहले हम उनको कवर करेंगे, उनको तैयार करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, भूमि ... संसाधन है, यानी भूमि जो है एक संसाधन है, किस प्रकार का? प्राकृतिक, मानव निर्मित, सौर ऊर्जा से निर्मित, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आप सभी को पता है कि भूमि जो है एक प्राकृतिक संसाधन है, वो मानव निर्मित नहीं है, ना ही सौर ऊर्जा से बना है। तो आपका ऑप्शन का सही है और इस पर टिक करेंगे। बच्चों ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, इनको बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? यानी जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण है उसका प्रमुख कारण क्या है? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई या फिर अति पशुचारण। तो बच्चों पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई, यानी आपका ऑप्शन ग सही है। प्रश्न नंबर 3 है आपका, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? यानी जो कपास की खेती होती है तो कौन सी मिट्टी उसके लिए सबसे ज़्यादा सही मानी जाती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मृदा और लेटेराइट मृदा। तो बच्चों कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। आपका ऑप्शन का सही है और इस पर टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर खेती सीढ़ीदार की जाती है? ठीक है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो बच्चों उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पे सीढ़ीदार खेती की जाती है, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना बच्चों, तो वहां पे जो है चाय कॉफ़ी की फसलें ज़्यादा होती है, और चाय और कॉफ़ी की जो फसलें होती हैं अक्सर उनकी खेती के लिए सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन घा सही है इसमें और इस पर टिक करेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, इन सबको तैयार करना है अच्छे ढंग से। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, इनमें से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? यानी ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे काली मिट्टी पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड। तो बच्चों महाराष्ट्र में जो है काली मिट्टी पाई जाती है, यानी आपका ऑप्शन गा सही है और इस पर टिक करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका 5 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो जो चिपको आंदोलन है बच्चों, ये जो है मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण या फिर वायु संरक्षण। तो चिपको आंदोलन जो है बच्चों वन संरक्षण से संबंधित है, यानी आपका ऑप्शन खा सही है। ठीक है, इस पे टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया है? ठीक है, यानी कौन सा जो है ऐसा नीति है जो 1952 द्वारा निर्धारित किया गया है? 33, 43, 23 या फिर 31। तो बच्चों 33, ठीक है, 33% भौगोलिक क्षेत्र राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया है, यानी आपका ऑप्शन का सही है और इस पर टिक करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? यानी जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वो किस राज्य में है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो बच्चों सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में है, यानी आपका ऑप्शन गा सही है और इस पर टिक करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन गा आपका बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है, और ऑप्शन गा पे टिक करेंगे क्योंकि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 9 है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सलाल बांध किस नदी पर बना है? यानी सलाल बांध जो है वो किस नदी पर बंधा हुआ है? महानदी, चिनाब, सतलुज और कृष्णा। तो बच्चों सलाल बांध जो है वो चिनाब नदी पर बंधा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, प्रश्न संख्या 10, बांधों को
डॉट 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 भी कहा जाता है। यानी बांध को हम और क्या कह सकते हैं, ठीक है, बांधों को और हम क्या कह सकते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल स्रोत, बाढ़ नियंत्रण का उपाय, जल का भंडार। तो बच्चों बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, क्योंकि बांध बनाने से बहुत सारे नियम जो है, बहुत सारे संसाधनों का जो है उपयोग हो सकता है। जैसे बांध बनाने से एक तो हम पानी को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं, ठीक है, पानी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। उसके अलावा जो है हम विद्युत उत्पादन में भी इसका बांधों का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, विद्युत उत्पादन में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बांधों का। तो इसीलिए जो है इनको बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, यानी इनका कई सारा उद्देश्य होता है। चलिए प्रश्न संख्या 11 है क्वेश्चन नंबर 11, जल मंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। यानी जो जल मंडल है बच्चों, ठीक है, यानी पानी जितना भी है मौजूद उन सबको जल मंडल कहा गया है। तो उसका कितना भाग ऐसा है जो समुद्र में है, तो बच्चों 97.5 यानी 97.5%, ठीक है, 97.5% जो है इतना प्रतिशत भाग जलमंडल का समुद्र के खारे पानी के रूप में उपलब्ध है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ग सही है और इस पे टिक करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। अब प्रश्न संख्या 12 क्या है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है। यानी इनमें से ऐसी कौन सी फसल है जो रबी की फसल है, चावल, मोटे अनाज, काला चना या फिर कपास। तो बच्चों काला चना जो है वो रबी की फसल है, यानी आपका ऑप्शन ग सही है और इस पे टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। यानी इनमें से कौन सी ऐसी एक फसल है जो रेशेदार है, जूट, काफी, जौ, रबर। तो बच्चों जूट, काफी, जौ, रबर, तो इसमें जो जूट होती है ये रेशेदार फसल है, ठीक है। जूट के जो पौधे होते हैं बहुत लंबे होते हैं और इनसे जो है हम रस्सी वगैरह आदि जो है चटाई उटाई के लिए रस्सी यानी सन के रूप में इनको निकालते हैं। क्या करते हैं, इनकी फसलों को काटने के बाद पानी में कुछ दिन तक डाल देते हैं, तो जो ऊपर की इसका जो बाहरी परत होता है जूट की फसलों का, वो सड़ने के बाद उसको हम आसानी से निकाल लेते हैं और जब वो सूखता है तो उसी से हम चटाई, दरी, रस्सी वगैरह इन सब की बुनाई करते हैं। तो ये एक रेशेदार फसल है। चलिए प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। यानी इनमें से कौन सी एक खरीफ की फसल है, गेहूं, सरसों, धान, चना। तो बच्चों धान जो है वो खरीफ की फसल है, ठीक है, खरीफ की फसल धान है। यह आपका ऑप्शन ग सही है। खरीफ की फसल यानी जो बरसात की फसल, और रबी की फसल जो गर्मियों में, ठीक है, गर्मियों की फसल होती है। चलिए प्रश्न संख्या 15 है, कीर्तन दहन कृषि या झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। यानी जो झूम कृषि होती है वो इनमें से किस राज्य में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर मिजोरम। तो बच्चों मिजोरम में जो है वो आपका झूम कृषि यानी दहन कृषि पाई जाती है। आपका ऑप्शन घ करेक्ट है और इस पर टिक करेंगे। चलो प्रश्न संख्या 16 है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। यानी जो झारखंड में बच्चों कोडरमा है वो किस चीज का सबसे अग्रणी उत्पादक है, बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क या फिर तांबा। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए भारत में अभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक बहुत व्यापक रूप से होता है और भारत जो है अभ्रक का बहुत बड़ा निर्यातक है, ठीक है। तो जो कोडरमा है बच्चों झारखंड में, वहाँ अभ्रक का उत्पादन बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, यानी आपका ऑप्शन खा सही है। प्रश्न संख्या 17 है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है। यानी मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, तेल शोधक कारखानों यानी पेट्रोलियम के लिए, फिल्मी सिटी के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों मुंबई हाई की बात हो रही, ना कि मुंबई, ठीक है। मुंबई हाई एक स्थान है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तेल शोधक कारखाने बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन का सही है और इस पर टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। यानी इनमें से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो बच्चों कोयला जो है वो परंपरागत स्रोत है ऊर्जा का।
अब आपको पता ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी अच्छे ढंग से कि ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। तो परंपरागत स्रोत वह होते हैं कि जिनका एक बार उपयोग होने के बाद उनको दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता, ठीक है। और गैर परंपरागत वह स्रोत होते हैं जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो देखो, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा का हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कोयला एक बार जला दिया तो इसको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। तो ये परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। आपका पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ठीक है, ये सब परंपरागत ऊर्जा के साधन हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 19 है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है, यानी कौन सा खनिज है जो आधारभूत खनिज है? मैग्नीज, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। तो बच्चों, लौह अयस्क जो है वो आधारभूत खनिज है, यानी आपका ऑप्शन ग सही है, क्योंकि लोहे से ही सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। लोहा, अगर लोहे की मशीनें ना हो तो अन्य जो है फैक्ट्री या उद्योग लगाना संभव नहीं होगा। प्रश्न संख्या 20 है, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है, यानी जो एंथ्रेसाइट है उसका संबंध किससे है? तांबा, सोना, बॉक्साइट, कोयला। तो बच्चों, जो एंथ्रेसाइट है उसका संबंध कोयला से है, यानी आपका ऑप्शन घ सही है और इस पे टिक करेंगे, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 21 है, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो हेम, अगर आपको हेम या हीम कहीं नजर आ जाए तो उसका सीधा मतलब समझना लोहा, ठीक है। यानी आपका जो हेमेटाइट है उसका संबंध लौह अयस्क से है, यानी आपका ऑप्शन घ सही है। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्यूमिनियम, सीमेंट, चीनी, मोटर गाड़ी। तो बच्चों, सीमेंट का जो उद्योग होता है वो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, यानी आपका ऑप्शन ख सही है। सीमेंट जो है, सीमेंट का जितना भी उत्पादन होता है वो चूना पत्थर से ही होता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्यूमिनियम प्रगलन, कागज, सीमेंट, स्टील। तो बच्चों, एल्यूमिनियम प्रगलन ये बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, आपका ऑप्शन का सही है। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? सीमेंट, सूती वस्त्र, ठीक है, चीनी, जूट के सामान। तो बच्चों, सीमेंट जो है वो खनिज आधारित उद्योग है, यानी आपका ऑप्शन का सही है और इस पे टिक करेंगे, क्योंकि सीमेंट में जो है हम चूना पत्थर का इस्तेमाल करते हैं और वो एक खनिज है, जबकि सूती वस्त्र, जूट के सामान और चीनी ये सब हमें पौधों, ठीक है, पौधों पर आधारित उद्योग हैं। तो आपका सीमेंट ऑप्शन ये सही है का। प्रश्न संख्या 25 है और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? काफ़ी, उर्वरक, तंबाकू, चाय। तो उर्वरक जो है बच्चों, यानी जो रासायनिक खादें होती हैं, उर्वरक होता है जो फसलों में पड़ती हैं, भारत इसका आयात करता है, ठीक है। इसका उत्पादन भारत में बहुत कम मात्रा में होता है, तो आयात करता है, ना कि निर्यात। जबकि काफ़ी, तंबाकू और चाय भारत में बहुत अधिक मात्रा में इसका उत्पादन होता है, तो भारत इसका निर्यातक है, जबकि उर्वरक का भारत आयात करता है, यानी ये इसका निर्यातक नहीं है। तो आपका ऑप्शन ख सही है। तो इस तरीके से बच्चों हम देख सकते हैं कि हमारा 25 वेरी इंपॉर्टेंट, यानी VIP की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय से इनको तैयार करना हमें भूगोल से। चलिए, अब मैं आप लोगों को लघु उत्तरीय, महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताता हूं कि आप कौन कौन से प्रश्न पढ़ लें, तैयार कर लें, तो भैया आपका बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान में 95+ आए, ठीक है। तो 30 नंबर तो आपको इंटरनल असेसमेंट से मिलना ही है। अच्छा, लघु उत्तरीय आपको तैयार कहाँ से करना है? अगर आप लोगों ने नोट्स बनाया है तो नोट्स से तैयार कर लो, नहीं तो भैया कोई क्वेश्चन बैंक ले लो अच्छा सा, ठीक है। वो भी नहीं हो पाता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग जो है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं वहाँ आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। तो लघु उत्तरीय से आपका पहला प्रश्न है, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यानी जो संसाधन है उसके नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस हेतु कोई 2 उपाय सुझाएं। दूसरा प्रश्न आपका है लघु उत्तरीय से, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, जैव विविधता क्या है? यानी जीवों में जो विविधता है, भिन्नता है, वो क्या है? मानव जीवन में इसकी महत्ता का, ठीक है, महत्ता का वर्णन कीजिए, यानी मानव जीवन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर 4 है,
किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व होता है, यानी कोई भी अर्थव्यवस्था है तो उसमें कृषि का क्या रोल होता है उसको समझाइए। भारत एक कृषि प्रधान देश है और आपको पता ही होना चाहिए कि भारत का जो जीडीपी है वो चाहे जितना घट जाए लेकिन उसे कृषि से मुनाफा हर साल होता है, हमेशा 16-17% जीडीपी यानी जो है जीडीपी ग्रोथ वो कृषि से आती है। प्रश्न संख्या 5 है आपका लघु उत्तरीय से, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं बताइए। ठीक है, 3 विशेषताएं। तो भैया एक तो उपजाऊ मिट्टी अपने यहाँ की, दूसरा जलवायु साथ देता है, और जो है तीसरा भी आप जो है लिख सकते हैं कि हर फसल के लिए जो है अलग अलग प्रकार की मिट्टी और अलग अलग प्रकार की जलवायु उपलब्ध है। ठीक है, और प्रश्न संख्या 6 है, चावल यानी धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो चावल की खेती के लिए आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि कैसी बरसात वाला मौसम चाहिए, यानी बारिश जहाँ खूब अधिक हो और जो मिट्टी हो वो काली मिट्टी हो। ठीक है, तो ये चावल की खेती के लिए उपयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 7 है, वाणिज्यिक कृषि से क्या आशय है। ठीक है, यानी वाणिज्यिक कृषि से क्या आशय है इसको लिखना है। प्रश्न संख्या 8 आपको बताना है, आधात्विक खनिज किसे कहते हैं, यानी धात्विक और अधात्विक 2 खनिज होते हैं, तो आधात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे 2 खनिजों का नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 9 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, मैं इसको वीआईपी की श्रेणी में रखता हूँ, इसको तो अभी तैयार कर लो। निम्नलिखित में 30 शब्दों में अंतर बताइए, यानी 30 शब्दों में अंतर बताना है। लौह और अलौह खनिज में आपको अंतर बताना है, और खा आपका है परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ठीक है, इसमें आपको अंतर बताना है। प्रश्न संख्या 10 है, हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है। अगर हम खनिजों का दुरुपयोग करेंगे तो ये सीमित है, एक दिन खत्म हो जाएंगे, तो भैया इसलिए हमें इनके संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 है, विनिर्माण क्या है, विनिर्माण। ठीक है, निर्माण आपने सुना होगा लेकिन विनिर्माण क्या है आपको इसका उत्तर लिखना है, तैयार करना है। और प्रश्न संख्या 12 है, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। तो 3 गुण तो आसानी से बता सकते हो कि हम किसी भी स्थान से कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, सबसे आसान तरीका होता है सड़क परिवहन। ठीक है, और चीप भी होता है, सस्ता भी होता है। तो ये 12 क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो है आपका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जो जितने भी इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उनको तैयार कर लेना है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला दीर्घ उत्तरीय से आपका क्वेश्चन है, भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण विस्तार से कीजिए। यानी जो भारतीय मिट्टी होती है उसका वर्गीकरण करना है, और वो भी खूब विस्तार से करना है कि भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी होती है, वो किस चीज़ के लिए जो है ज़्यादा सूटेबल होती हैं, ज़्यादा अच्छी होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको वर्णन करके बताना है। प्रश्न संख्या 2 है आपका दीर्घ उत्तरीय से, भारत की मुख्य फसलों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो भारत की मुख्य फसलों पर टिप्पणी आसानी से लिख सकते हो, चावल, गेहूं, गन्ना, आलू, ये सब भारत की मुख्य फसलों की, कपास, चाय, कॉफ़ी, ये सब भारत की मुख्य फसलों की श्रेणी में आती हैं। आप उन पर वर्णन करना, उनके उपयोगों को बताना। ठीक है, उनका उत्पादन किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है ये लिखना है। प्रश्न संख्या 3 है, ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो गैर परंपरागत स्रोत पूछ रहा है। ठीक है, तो गैर परंपरागत में तो सौर ऊर्जा सबसे पहले लिखना। ठीक है, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब जो है गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो 4 स्रोतों का वर्णन करना है विस्तार पूर्वक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। और प्रश्न नंबर 4 है, उद्योगों के वर्गीकरण को समझाइए। यानी जो उद्योग हैं उनके वर्गीकरण को समझाइए अच्छे से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रश्न नंबर 5 ये भी वीआईपी की श्रेणी में है, इसको तो बहुत अच्छे से तैयार कर लो। भारत में सड़कों का वर्गीकरण कीजिए। तो आप अंतर्राष्ट्रीय मार्ग से शुरू करोगे, फिर राष्ट्रीय मार्ग, राजकीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, यानी जो एनएच वगैरह आप जानते हो ना, नेशनल हाईवे, उसके बाद जो है ग्रामीण होता है, ग्रामीण स्तरीय, जिला स्तरीय। तो ये सारी सड़कों का आपको वर्णन करना है और उनकी सीमाओं को लिखना है। तो ये भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, वीआईपी की श्रेणी में है। तो ओनली 5 क्वेश्चन आपको तैयार करना है विस्तृत यानी दीर्घ उत्तरीय से, विस्तृत उत्तरीय से। 12 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं लघु उत्तरीय से, और 25 क्वेश्चन तो ये तैयार करना है आपको बहुविकल्पीय से। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अभी से तैयार कर लो ताकि बोर्ड एग्जाम में आप जो है 95% नंबर लेके आओ। क्लियर? तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो,
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपको ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद। हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। तो बच्चों, मैं विशाल सर एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल विशाल लेक्चरर पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको सामाजिक विज्ञान का जो खंड गा है, ठीक है, यानी तीसरा खंड नागरिक शास्त्र, उसके जितने भी अध्याय हैं 1 से 5 तक, उसके सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को इस सीरीज में पढ़ाने वाला हूं। बच्चों, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नागरिक शास्त्र से, मैं सारे क्वेश्चंस को पढ़ाऊंगा। इससे पहले बच्चों, भूगोल और इतिहास जो दोनों खंड हैं वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी हो तो जाके उस वीडियो को देख लो, प्लेलिस्ट में पड़ी होगी सोशल साइंस के। और बच्चों, अगर आपका सपना है 95% लाने का, तो आपको हर एक नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ सबको अच्छे से तैयार कर लो। इसमें आपके बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वन शॉर्ट वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी जो आपके एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो आपका सबसे पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? यानी जो बेल्जियम की सामुदायिक सरकार है उसमें जो है मध्य सत्ता में किसकी साझेदारी है? का विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, शासन के मध्य, ठीक है, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। तो बच्चों, जो बेल्जियम की सामुदायिक सरकार है वहाँ पर विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य जो है सत्ता की साझेदारी है। तो आपका ऑप्शन का सही है और इस पे टिक करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? ठीक है, तो बच्चों हर देश में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वर्ग हैं, तो श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तमिल, ईसाई, सिंघली, मुस्लिम। तो बच्चों श्रीलंका में सिंघली जो है वो बहुसंख्यक वर्ग है, यानी आपका ऑप्शन गा सही है और इस पर टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है आपका, प्रश्न नंबर 3 ध्यान से देखिए, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है, यानी भिन्न भिन्न स्तरों पर जो सत्ता का बंटवारा होता है वो कहलाता है सामुदायिक सरकार, गठबंधन सरकार, संघीय सरकार, एकात्मक सरकार। तो बच्चों, जो विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है वो संघीय सरकार कहलाता है, यानी आपका ऑप्शन गा सही है और इस पे हम टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली। तो बच्चों, जो दिल्ली है ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये संघीय राज्य नहीं है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब ये है कि जहां पर सारी नीतियां केंद्र के द्वारा लागू होती हैं, ठीक है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, संघीय राज्य नहीं है। प्रश्न नंबर 5 है आपका, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाओं को जो है महत्व दिया गया है उनकी संख्या कितनी है? 20, 22, 24, 26। तो बच्चों 22 भाषाओं को बहुत विशेष महत्व दिया गया है, यानी आपका ऑप्शन खा सही है। ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, सभी को अच्छे ढंग से तैयार कर लो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी, यानी भारत में जो है पंचायती राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? 1980, 1990, 1992, 2004। तो बच्चों भारत में पंचायती राज्य की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी, यानी आपका ऑप्शन गा करेक्ट है और इस पे टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? वेरी इजी क्वेश्चन, सबको पता होगा, 27, 28, 29, 30। तो बच्चों भारत में जो संघीय राज्य हैं उनकी संख्या है 28, ठीक है। भारत में टोटल 28 संघीय राज्य हैं। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है, ठीक है। तो 28 जो है आपके संघीय राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव से,
संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। यानी जो संघात्मक शासन प्रणाली होती है बच्चों, तो जितने भी अधिकार होते हैं विभाजन किसके बीच होता है? केंद्र एवं राज्यों इकाइयों के मध्य, एक राज्य एवं अन्य राज्यों के मध्य, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। तो संघात्मक शासन प्रणाली में जो अधिकार होते हैं वो केंद्र और राज्य इकाई के मध्य होते हैं। आपका ऑप्शन का करेक्ट है और इस पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, प्रश्न संख्या 10। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? राज्य, संघ, का और खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संघ में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं बच्चों वो संघ को प्राप्त होती हैं। आपका ऑप्शन खा सही है और इस पे टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 11 है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि सर्वाधिक भाषा भारत में कौन सी बोली जाती है? उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी। तो बच्चों हिंदी भाषा जो है भारत के कई राज्यों में बोली जाती है और सर्वाधिक भारत में बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। और हिंदी भाषा को राजकीय, ठीक है, दर्जा प्राप्त है। यूँ कह लीजिए अगर राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है तो उसमें जो है कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि हिंदी जो है सर्वोपरि भाषाओं में जो है सबसे ज़्यादा इसको महत्वता दिया गया है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? यानी इनमें से कौन सा संघीय सूची का विषय है? रक्षा, कृषि, व्यापार, शिक्षा। तो बच्चों संघीय सूची का विषय है रक्षा, क्योंकि संघ में, ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों आते हैं, दोनों को शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो रक्षा के जो मामले होते हैं उसमें केंद्र और राज्य दोनों की बराबर की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो संघीय सूची का विषय रक्षा है, यानी डिफेंस। चलिए प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 13 है आपका, धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं है, एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता, सभी धर्मों को समान समझना। यानी बच्चों सभी धर्मों को समान समझना। तो धर्म निरपेक्ष का मतलब यही होता है कि सभी धर्मों को समान समझना, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सनातन हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो या फिर सिख हो, ठीक है, किसी भी विशेष वर्ग का, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, तो सभी धर्मों को समान समझना जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की श्रेणी में आता है। और हमारा भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो धर्मनिरपेक्ष है, गुट निरपेक्ष है, यानी वो किसी एक विशेष वर्ग को जो है उसका साथ नहीं खड़ा है, वो सभी लोगों के साथ खड़ा है, ठीक है। तो भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। चलिए प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, यानी भारत में जो है औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस जगह पे है? लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज्य संस्थाएं। तो बच्चों जितनी पंचायती राज्य संस्थाएं होती हैं वहाँ पे भारत में औरतों के लिए विशिष्ट जो है विशेष आरक्षण की व्यवस्था है, लगभग 34%। क्लियर? तो ये आपका ऑप्शन घ सही है। प्रश्न संख्या 15 है, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? यानी किसने जो है बहुजन समाज पार्टी की संस्थापना की है? कांसीराम, साहू जी महाराज, वी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले। तो बच्चों कांसीराम ने जो है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की है। आपका ऑप्शन का सही है, इस पे टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो बच्चों भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये दोनों तो भारत की सबसे बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी। बच्चों बहुजन समाज पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। इसमें समाजवादी पार्टी जो है ये प्रांतीय यानी क्षेत्रीय पार्टी है, राजकीय पार्टी। तो आपका ऑप्शन घ करेक्ट है और इस पे टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 17 है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यानी मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर, 15 अगस्त। तो बच्चों मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी आपका ऑप्शन का सही है और इस पे टिक करेंगे। यानी सभी मनुष्यों के लिए समान अधिकार है। प्रश्न संख्या 18 है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है। सब लोगों को पता होगा कि भारत में जो मत अधिकार यानी वोट डालने की सबसे कम उम्र जो है समय सीमा क्या है? 21 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष।
आप में से बहुत सारे बच्चों ने लगभग वोट डाल दिया होगा, या नहीं डाला होगा तो अब की बार लोकसभा चुनाव में हो सकता है मिले आपको चांस। तो ये 18 वर्ष है। ठीक है, आपका ऑप्शन घ सही है और इस पे टिक करेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। तो बच्चों इसमें ऑप्शन सही है जो आप है वो पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी बाकी देश हैं सब जगह तानाशाही के अलावा लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि यहाँ अभी भी तानाशाही चलती है। ठीक है, यहाँ लोकतंत्र, भले कहने को एक लोकतांत्रिक देश है लेकिन लोकतंत्र यहाँ एकदम शून्य है। ठीक है, कोई लोकतंत्र का मतलब नहीं, तो यहाँ तानाशाही को ज़्यादा महत्वता दी जाती है। चलिए, प्रश्न संख्या 20 है आपका। प्रश्न संख्या 20, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह, यानी जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है बच्चों वो अन्य व्यवस्थाओं से बहुत अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, का और खा दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें ऑप्शन का और खा दोनों सही होगा, क्योंकि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो सभी नागरिकों को बढ़ावा देती है और सभी लोगों को की गरिमा को भी बढ़ावा देती है। क्योंकि जो अन्य व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे पहले के समय में राजशाही तानाशाही शासन था, तो उसमें क्या होता था, राजा का लड़का ही राजा बनेगा और राजा द्वारा जो कानून पारित कर दिया गया वही सबको मानना है। ठीक है, वही सबको सजा देता था। लेकिन लोकतांत्रिक में ऐसा नहीं। अगर आपके साथ आप समझते हैं कि आप निर्दोष हैं तो आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं सामने वाले जो है व्यक्ति पे, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उसके लिए कोर्ट है, कचहरी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए लोकतांत्रिक शासन को अन्य व्यवस्थाओं से सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन का और खा दोनों यानी गा ऑप्शन सही है। तो बच्चों ये 20 आपके तो ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको अभी से रट लो, तैयार कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय है नहीं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अब लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं कि आपको कौन कौन से प्रश्न तैयार करना है। तो सबसे पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय से, प्रश्न संख्या 1, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, एक तर्क दीजिए। तो आप सबको पता है सत्ता की साझेदारी बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक लोकतंत्र को जिंदा रखती है। अगर मान लो सत्ता की साझेदारी सबके बीच नहीं होगी, सभी लोगों के बीच केवल एक विशेष वर्ग को दर्जा दे दिया जाएगा तो तानाशाही शासन माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सत्ता की साझेदारी, जिसकी जितनी संख्या है उनको उतना अधिकार मिलना चाहिए, ये सत्ता की साझेदारी होती है। चलिए, प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र के बीच जो शक्तियां हैं कैसे बांटा गया, इसको लिखना है। प्रश्न संख्या 3 है, संघवाद क्या, ये तो वीआईपी की श्रेणी में है बच्चों, इसको तैयार कर लो बहुत अच्छे ढंग से। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ, विकेंद्रीकरण क्या है। ठीक है, विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था दी गई है, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। यानी विकेंद्रीकरण जो है उसके संविधान में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उनका 4 उल्लेख लिखना है। प्रश्न संख्या 6 है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। यानी जो भारत की विधायिका है उसमें महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। प्रश्न संख्या 7 है, अपने प्रदेश के 2 क्षेत्रीय दलों के नाम लिखिए। 2 क्षेत्रीय दलों के नाम लिखना है अपने प्रदेश के। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो सबसे पहले एक तो आपको सपा यानी समाजवादी पार्टी के बारे में लिख देना है। ठीक है, समाजवादी पार्टी, और एक क्षेत्रीय पार्टी अभी ने आपने हाल फिलहाल में नाम सुना होगा, एक पीस पार्टी। ठीक है, या फिर आप कोई और जो है अकाली दल तो अपने यहाँ फिलहाल है नहीं, तो पीस पार्टी, समाजवादी पार्टी, इनको आप लिख सकते हो। इनके बारे में क्षेत्रीय पार्टी के बाद क्षेत्रीय दलों का उल्लेख करना है। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं बताइए। भारतीय लोकतंत्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओनली बहुत सारी विशेषताएं भारतीय लोकतंत्र की, 3 बताना है। तो सबसे पहला, भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे व्यापक लोकतंत्र है, ये आप लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं कि जो भारत का लोकतंत्र व्यवस्था है, ठीक है, ये सबसे सुदृढ़ और सबसे अच्छा क्योंकि सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद भारतीय लोकतंत्र की एक विशेषता और लिख दीजिएगा, आपका काम
हो गया। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक असमानता क्यों बढ़ती है? यानी जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है बच्चों, उसमें आर्थिक असमानता क्यों बढ़ती है, क्या कारण है? तो इसका बहुत सारा कारण हो सकता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा और अच्छे ढंग से इसका आंसर लिखना है। सबसे पहला चीज़ तो कुछ लोग, जैसे जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है इसमें बच्चों आपको पता ही होना चाहिए कि जितने भी नेता मंत्री और बड़े बड़े उद्योगपति हैं पूरे भारत को लूट के रखना चाहते हैं, अकेले अपने धन को एकत्रित करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी एक असमानता है कि करप्शन बहुत ज़्यादा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा करप्शन, भ्रष्टाचार चरम पे है। चलिए प्रश्न संख्या 10 है, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, उदाहरणों सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। अगर राजनीतिक समानता नहीं है तो लोकतंत्र एक प्रकार से नहीं माना जाएगा, उसको तानाशाही माना जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र कहने मात्र का होगा। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि आप बड़े से बड़े नेता मंत्री से अपने सवालों को आसानी से पूछ सकते हैं बिना डर दाब के। तो भारत में आज के समय में लोकतंत्र कहने को है। ठीक है, हम अपने ग्रामीण स्तर पे कुछ प्रधानों से केवल प्रश्न कर सकते हैं, अगर अपने विधायक और सांसद से प्रश्न करने जाते हैं तो बहुत सारी गुंडागर्दी व्याप्त हो रही है। तो राजनीतिक समानता बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि एक आम इंसान अपने सांसद, अपने विधायक, जो क्षेत्र के जो विधायक सांसद होते हैं उनसे सवाल कर सके। ठीक है, अपनी परेशानियों को बेझिझक कह सके, उसकी सुनवाई हो, तब लोकतांत्रिक व्यवस्था को सबसे उत्तम और सबसे अच्छा माना जाता है। तो आपको इस पे एक टिप्पणी लिखना है और उदाहरण सहित इस कथन की पुष्टि करना है। क्लियर? तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये 10 क्वेश्चन आप तैयार कर लो लघु उत्तरीय से। चलो अब हम देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमें क्या पढ़ना है नागरिक शास्त्र से। तो ओनली 5 क्वेश्चन है जिनको आप तैयार कर लो। आपको पता है सिलेबस बहुत ब्रॉड है, अगर पूरा पढ़ोगे तो नहीं तैयार कर पाओगे। तो मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ कि आप पढ़ लो, फिर भी आप टॉपर बन सकते हो। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है? ठीक है, भारत में किस प्रकार की संघीय व्यवस्था है, इसके 4 लक्षण लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं आज भी व्याप्त हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों आप ग्रामीण स्तर पर जातिगत असमानता अभी भी देख सकते हो, कहते हैं शूद्र हैं, वो ओबीसी हैं, वो सवर्ण हैं। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सभी लोगों में समानता होनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग इंसान हैं। ठीक है, और किसी को जाति के आधार पर छोटा बड़ा कहना ये हमारे संविधान के जो है विरुद्ध है। ठीक है, तो हमें जो है एक लोकतांत्रिक देश में, सबसे व्यापक लोकतंत्र देश में हम लोग रहते हैं, तो सभी व्यक्तियों को समान अवसर और समानता होनी चाहिए। तो इस पे जो जातिगत असमानताएं आज भी व्याप्त हैं उसको लिखना है आपको, उसके रीज़न देना है। प्रश्न नंबर 3 है, विधायकों तथा संसद सदस्यों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? संविधान में क्या संशोधन किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी तैयार करना है। ठीक है, कि दल बदलू बहुत सारे नेता होते हैं तो उसके लिए कानून बना है, उस पर आपको टिप्पणी लिखना है। प्रश्न नंबर 4 है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी वीआईपी की श्रेणी में है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लो। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीआईपी की श्रेणी में। तो बच्चों ये ओनली 5 क्वेश्चन आपको तैयार करना है लॉन्ग से, यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। 10 आपको तैयार करना है शॉर्ट से, और 20 क्वेश्चन मैंने लिया ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, तो इतने प्रश्नों को तैयार कर लो, आपका समझ लो नागरिक शास्त्र फिनिश, कंप्लीट, खत्म। ठीक है, तो आप इतने प्रश्नों को तैयार कर लो, समझ लो कि बोर्ड एग्जाम में आपको नागरिक शास्त्र का पूरा सिलेबस तैयार हो गया है। तो बच्चों ये आपका जो है इतिहास का तीसरा खंड था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक का वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन को तैयार कर लो बोर्ड एग्जाम के लिए। और बच्चों वीडियो को जो है लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बोर्ड परीक्षा की तैयारी आपकी बहुत बढ़िया ढंग से चल रही होगी।
तो बच्चों इसी सीरीज में आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का जो खंड घा है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, सब कुछ हम लोग इस एकमात्र वन शॉट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करो। तो बच्चों आप लोगों का जो टारगेट है ना, आप लोगों ने शुरुआत में कहा था कि सर हमको 90+% लेके आना है। तो अगर आपका जो टारगेट है कि हमको 90% से ज़्यादा लेके आना है, वेदर 95, 96, 94, 92, तो आप लोगों के लिए हर एक क्वेश्चन और हर एक नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक को बच्चे को थोड़ा कम समझते हैं और कम पढ़ते हैं, लेकिन ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपके 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इकोनॉमिक्स से, सब कुछ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इस वन शॉर्ट वीडियो में, तो अंत तक जरूर देखो। चलिए बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यानी भारत में ऐसा कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है जहां हर व्यक्ति की आय सबसे ज़्यादा है? तो बच्चों यहाँ ऑलरेडी टिक है, हरियाणा एक ऐसा राज्य है, ठीक है, जहां पे प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है यानी सर्वाधिक है। आपका बिहार, राजस्थान, मेघालय भी है, लेकिन हरियाणा में जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इनको बहुत ही अच्छे ढंग से आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है, यानी कोई देश है अगर उसके विकास का हमें निर्धारण करना है तो उसका आधार है स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता दर, उपयुक्त में से सभी। तो बच्चों कोई भी देश है अगर हमें उसके विकास को निर्धारित करना है तो वहाँ हर व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, उसका शिक्षा स्तर भी उच्च होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी होनी चाहिए और व्यक्तियों की साक्षरता दर भी बहुत बढ़िया होना चाहिए, यानी उपयुक्त में से सभी। आपका ऑप्शन घ करेक्ट है और इस पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? यानी इन चारों में से कौन सा देश जो है विकसित देश है? ब्राजील, भारत, फ्रांस, बांग्लादेश। तो बच्चों फ्रांस जो है वो एक विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री है, जबकि भारत हमारा भी विकासशील देश है और विकास की ओर बहुत तीव्र गति से अग्रसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज, ठीक है, मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? यानी हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं वहाँ जो है मानव विकास की दृष्टि से देखा जाए, मानव विकास की दृष्टि क्या है कि वहाँ का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, ठीक है, शिक्षा का स्तर उच्च होना चाहिए। तो मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। तो बच्चों श्रीलंका की जो कंडीशन है, स्थिति है मानव विकास के लिहाज से वो भारत से बेहतर है। पाकिस्तान में तो ऐसे भीखमंगे हैं, ये एकदम बकवास देश है, इसकी बातें ना करो। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? यानी कोई देश है उसका विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति, उपयुक्त में से सभी। तो बच्चों जितनी भी चीजें हैं सब सारे के सारे मानक किसी देश के विकास को तय करते हैं। तो आपका ऑप्शन घ करेक्ट है, यानी उपयुक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है, ठीक है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर क्या विभाजित है? रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, उद्यमों के स्वामित्व, उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो बच्चों सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर जो है उद्यमों का स्वामित्व जो है वो विभाजित है। आपका ऑप्शन गा सही, इस पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक, सूचना प्रौद्योगिकी। तो बच्चों अगर किसी वस्तु का जो है अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन होता है तो प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। आपका ऑप्शन का सही है, यानी अगर वो खेतों से संबंधित है, जंगलों से संबंधित है तो प्राथमिक क्षेत्रक होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है,
सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, यानी जो सेवा सर्विस का जो है एरिया है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो सेवा है वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपका ऑप्शन गा सही है और इस पे टिक करेंगे। बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको टॉप करना है, टॉपर बनना है, तो इसलिए हमको बहुत अच्छे से पढ़ना भी होगा। प्रश्न नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं, यानी कृषि क्षेत्रक को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थक क्षेत्रक? तो बच्चों कृषि को हमेशा प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं, क्योंकि ये सभी चीजों का उत्पादन प्राकृतिक रूप से, ठीक है, और प्राथमिक स्तर पे करवाता है। तो आपका ऑप्शन का सही है, इस पे टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 10 है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, यानी कौन है जो भारत में करेंसी नोट जारी करता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी जिसको आरबीआई कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और भारतीय स्टेट बैंक को एसबीआई कहते हैं। तो बच्चों जो करेंसी नोट होता है उसको आरबीआई जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक, ये ध्यान रखना। आरबीआई और एसबीआई भी करके आता है, तो आपको आरबीआई पे टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई, यानी किस सन में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई? सन 1960, 1980, 1970, 1950। तो बच्चों बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना 1970 ईस्वी में हुई, यानी आपका ऑप्शन गा करेक्ट है और इस पे टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 12, स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं, यानी जो ज़्यादा से ज़्यादा निर्णय ऋण संबंधी लिए जाते हैं स्वयं सहायता समूह में, वो किसके द्वारा होते हैं? बैंक द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो उसके मेंबर होते हैं स्वयं सहायता समूह के, आप लोगों ने ग्रामीण स्तर पे देखा होगा, जो बच्चे गांव में रहते हैं, कि कुछ लोगों के द्वारा, कुछ महिलाओं के द्वारा स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत हर हफ्ते कुछ पैसे जमा किए जाते हैं, और जो भी निर्णय होता है वो सदस्यों के द्वारा लिया जाता है, यानी आपका ऑप्शन खा सही है। प्रश्न संख्या 13 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, यानी जो विश्व व्यापार संगठन है, ठीक है, वर्ल्ड बिजनेस या फिर मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1993, ठीक है, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1990, 1 जनवरी 1985। तो बच्चों 1 जनवरी 1995 में विश्व बैंक, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। सॉरी, विश्व बैंक ने, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुई थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीआईपी की श्रेणी में। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के, इनको बहुत ही बेहतरीन ढंग से, अच्छे ढंग से तैयार करो। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रश्न संख्या 14, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, WTO किसके द्वारा शुरू हुआ, यानी WTO किसके द्वारा शुरू हुआ? विकसित देश, विकासशील देश, अल्प विकसित देश, निर्धन देश। तो बच्चों सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन विकसित देशों के द्वारा शुरू हुआ, क्योंकि जो विकसित देश हैं सबसे पहले इन्होंने जो है ट्रेड, यानी जो व्यापार होता है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो व्यापार होता है, सबसे पहले इन्होंने ही बढ़ावा दिया, और इन्होंने कनेक्ट किया विकासशील देशों को, और उसके साथ बाद जो है अल्प विकसित देशों को इन्होंने कनेक्ट किया, और इस तरीके से सभी देशों के मध्य व्यापार शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से भारत मुख्य रूप से किसका आयात करता है, यानी भारत इनमें से किस चीज का आयात करता है, यानी बाहरी देशों से, विदेश से अपनी धरती पे, अपनी जो है स्वदेश में मंगवाता है? चाय, खाद्यान्न, जूट का सामान, कच्चा पेट्रोलियम। तो बच्चों कच्चा पेट्रोलियम जो है, यानी रॉ पेट्रोलियम, ये भारत इसका आयात करता है, क्योंकि पेट्रोलियम का उत्पादन हमारे भारत देश में नहीं होता है। और जबकि खाद्यान्न है, चाहे आपकी धान, गेहूं, दलहनी फसलें हो, जूट का सामान हो, चाहे ये भारत में खुद उत्पादित होता है, तो भारत इसका निर्यात करता है, विदेशों को बेचता है, दूसरे देशों को, और वहाँ से कच्चा पेट्रोलियम कुछ देशों से, जैसे अरब कंट्रीज़ आपका हो गया, गल्फ कंट्रीज़ में, ठीक है, सऊदी अरबिया हो गया, उसके बाद जो है ईरान हो गया, ईरान से सबसे ज़्यादा, तो यहाँ से भारत इसका जो कच्चे रॉ पेट्रोलियम का
क्या करता है, आयात करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना, यानी उपभोक्ता जो है सुरक्षा अधिनियम किस सन में बना, 1982, 1984, 1985, 1986। तो बच्चों उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 ईस्वी में बना। आपका ऑप्शन घ करेक्ट है और इस पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग अब जो है जागरूक हो गए हैं तो इसका उपयोग कर रहे हैं, आरटीआई, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का जो अधिकार अधिनियम है वो कब पारित किया गया, अक्टूबर 2005 में, मार्च 2005 में, जनवरी 2006 में, अप्रैल 2007 में। तो बच्चों ये अक्टूबर 2005 में पारित किया गया। आपका ऑप्शन का सही है और इस पे टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 18 यानी क्वेश्चन नंबर 18 है, एग मार्क। एग मार्क बच्चों आप लोगों ने ऐसे एजी का एक सिंबल देखा होगा बहुत सारी वस्तुओं पे। एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है, तो उसका मतलब क्या होता है, जो एग मार्क का चिन्ह होता है उसका मतलब क्या होता है, उपभोग वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, सेवा वस्तु, खाद्य पदार्थ। तो बच्चों जो खाद्य पदार्थ होते हैं यानी खाने वाले मटेरियल, उन पे हमेशा एग मार्क का जो है निशान बनाया जाए। जैसे आप कभी आप बिस्किट और ब्रेड के पैकेट पे ध्यान से देखना तो आपको एग मार्क का चिन्ह जरूर मिल जाएगा, ठीक है। और जो ये ग्रीन चिन्ह होता है ये आपके वेजिटेरियन यानी वो शाकाहारी है उसको दर्शाता है। अगर ये रेड है, ठीक है, रेड है तो समझ लो कि वो नॉन वेजिटेरियन है। तो ये सारे सिंबल जो है खाने की वस्तुओं पे लगे होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19, उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए किस स्तर पर न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया, यानी जो उपभोक्ता कंज्यूमर होते हैं उनसे जो विवाद होता है उसके निपटारे के लिए किस न्यायिक तंत्र का स्थापना की गई, किस स्तर पर, जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, ये सभी। तो बच्चों जिला स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर पर सभी जगह जो है उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 20 है, क्वेश्चन नंबर 20, एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए ... प्राप्त करने की जरूरत है, निपुणता, ज्ञान, निपुणता और ज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अगर आप एक जागरूक उपभोक्ता बनना चाहते हैं तो आपको निपुणता और ज्ञान दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, यानी आपका ऑप्शन गा करेक्ट है और इस पे टिक करेंगे, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारे 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो इनको अभी से तैयार कर लो। इस 20 में से 5 आपका फिक्स है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि हमें लघु उत्तरीय किन किन प्रश्नों को तैयार करना है, कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं लघु उत्तरीय में जिनको हम पढ़ लें तो हम बोर्ड परीक्षा में 70 आउट ऑफ 70 लेके आए, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहली चीज़ बच्चों, अगर आप लोगों ने कोई जो है बोर्ड सीरीज या फिर कोई क्वेश्चन बैंक नहीं लिया है तो उसको ले लो, या फिर आप अपना नोट्स से जो मैं क्वेश्चन टिक करवा रहा हूँ इनको अच्छे से तैयार कर लो। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, शिशु मृत्यु दर रोकने के 3 उपाय बताएं। यानी जो शिशु मृत्यु दर है, बच्चों की जो जन्मजात बच्चे होते हैं उनकी जो मृत्यु दर है उसको रोकने के 3 उपाय। तो सबसे पहला उपाय, बच्चों में टीकाकरण अच्छे से होना चाहिए, उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं यानी कुपोषण का, तो हमें उनके पोषण पे भी ध्यान देना है और उसके साथ साथ जो है चिकित्सा पे भी, चिकित्सा स्तर को भी अच्छा करना है। प्रश्न संख्या 2 है, जो नरेगा आप लोगों ने सुना होगा, मनरेगा 2005 में आया था ना, ठीक है। तो उसके उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो मनरेगा के कई सारे उद्देश्य हैं, जैसे ग्रामीण स्तर पे सभी कामों, सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण स्तर पर जो है छोटे छोटे कामों को सुंदर तरीके से करवाना, तो ये सब उसके उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। जो अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र है उससे आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो वस्तु और सेवा कर, तो जो सेवाएं होती हैं, सेवा कर होता है, ठीक है, सेवा सर्विस, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो उसके 2 उदाहरण आपको देना है, पहले इनको समझाना है फिर इनका उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 4 है, असंगठित कार्यों क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। जो असंगठित कार्य क्षेत्र होते हैं उससे आप क्या समझते हैं, इसके किन्हीं 3 समस्याओं को लिखिए। भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न संख्या 5 है,
विकास में ऋण की भूमिका विश्लेषण कीजिए। विकास, जो विकास होता है डेवलपमेंट, तो उसमें जो डेट होता है बच्चों ऋण, उसमें ठीक है उसकी भूमिका विश्लेषण करना है, भूमिका का विश्लेषण करना है। चलिए प्रश्न संख्या 6 है, विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के कोई 3 सुझाव दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार सहायता करता है, संक्षेप में लिखिए। यानी जो विदेशी व्यापार होता है वो विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण, यानी उसको वैश्वीकरण, मतलब एक जो है मौद्रिक स्तर पे सभी देशों को कनेक्ट कराना, एक करना, तो किस प्रकार से सहायता प्रदान करता है, इसको लिखना है, संक्षेप में बताइए। प्रश्न संख्या 8 है, वैश्वीकरण क्या है, इसका एक लाभ लिखिए। वैश्वीकरण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से समझ लो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको तैयार कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं, इसको समझाइए। और प्रश्न संख्या 10 है, उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, क्योंकि कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा लूट लिया जाता था, उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, तो उनके कारणों का उल्लेख करना है। तो ये 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लघु उत्तरीय से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको किसी क्वेश्चन बैंक या फिर बुक से अच्छे से तैयार कर लो अभी से। चलो अब हम लोग देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। पहला क्वेश्चन है, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। जो यूएनडीपी का बच्चों मापदंड है, पैमाना है विकास को मापने का, वो विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। इन्हीं दोनों में हमें क्या बताना है, अंतर बताना है, अंतर स्पष्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके विस्तृत उत्तरीय से। प्रश्न संख्या 2 है, भारत में विकास प्रक्रिया से जीडीपी के तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, विस्तार से समझिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लो। प्रश्न संख्या 3 है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में आपको अंतर बताना है कि क्या क्या अंतर होते हैं, क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है और विस्तार से इसका वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 4 है, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, ठीक है, यानी वैश्वीकरण जो है वो क्या है, उससे क्या मतलब है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक कारकों का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण, ठीक है, इनको भी तैयार कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 5 यानी लास्ट क्वेश्चन है विस्तृत उत्तरीय से, उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार किया जाता है। यानी जो कंज्यूमर होते हैं, हमारे कस्टमर होते हैं, उनका शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए, आपको एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों विस्तृत उत्तरीय, इनको अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। तो आपका 20 हो गया ऑब्जेक्टिव, 10 हो गया आपका लघु उत्तरीय और 5 आपका हो गया विस्तृत उत्तरीय। इन क्वेश्चंस को तैयार कर लो, आपका जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, वो क्या है, फिनिश। तो इनको अच्छे ढंग से तैयार कर लो। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में जरूर मिलने वाले हैं, तो इनको अभी से तैयार कर लो। तो बच्चों वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल पे नए हो तो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।